उस रात शहर सो चुका था। दिल्ली की सर्दियां अपनी चरम सीमा पर थी और रात के 3 बजने वाले थे। मैं आकाश अपनी पुरानी और भरोसेमंद टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, इंजन बंद किए हुए। मेरे कानों में शहर का वो अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था जो केवल देर रात को ही सुनाई देता है। दिन भर का शोर, गाड़ियों की भागदौड़ और जिंदगी की आपाधापी सब थम चुकी थी, पर मेरे अंदर का शोर वो अब भी उतना ही तेज था। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मगर ये मेरा पेशा कम, मेरी मजबूरी ज्यादा है। मेरी बूढ़ी मां, उनकी दवाइयां, अस्पताल के बिल, हर बिल एक पहाड़ जैसा था जिसे ढोने के लिए मुझे रात की हर नींद कुर्बान करनी पड़ती थी। मैं तकिए की जगह स्टीयरिंग पर सिर टिकाए बस कुछ पल का आराम ले रहा था। मेरी आंखें जल रही थी और पीठ की हर नस दर्द कर रही थी। बस आखिरी 1 घंटा मैं खुद से कहता, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ज्यादा मेहनत का डर ही मुझे हर सुबह बिस्तर से बाहर खींचता था। मैंने फोन उठाया। ऐप में ऑनलाइन स्टेटस अभी भी पीला चमक रहा था। 3:15, रात का सबसे खतरनाक समय। इस समय या तो नशे में धुत पार्टियां खत्म करके लोग घर जाते हैं, या फिर वो लोग निकलते हैं जिनका वजूद अंधेरे से ही शुरू होता है। मेरा मन कह रहा था कि मैं ऑफलाइन हो जाऊं। मेरे शरीर ने हार मान ली थी। पर फिर मेरी नजर उस छोटे से वॉलेट आइकन पर पड़ी। 15,000 रुपए का टारगेट आज भी 500 रुपए पीछे था। 500 रुपए मेरी मां की 1 दिन की दवा के बराबर। मैं फोन को बंद करने ही वाला था जब स्क्रीन पर एक चमकदार अलर्ट आया। यह कोई साधारण बुकिंग नहीं थी, ये एक प्रीमियम राइड थी। पिकअप लोकेशन से डेस्टिनेशन की दूरी इतनी ज्यादा थी कि इसका भाड़ा, हां, इसका भाड़ा साधारण से 3 गुना ज्यादा था। अचानक मेरी थकान, मेरे शरीर का सारा दर्द एक पल के लिए गायब हो गया। मेरी आंखों में एक लालच चमक उठा। इतना पैसा सिर्फ एक राइड का? किस्मत आज मुझ पर मेहरबान है या कोई जाल बिछा रही है? पिकअप लोकेशन ब्लैक हिल की सुनसान सड़क, प्लॉट नंबर 401। नाम सुनते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। ब्लैक हिल, उस जगह को तो दिल्ली वाले भी भूल चुके हैं। वो शहर के बाहर का वो भयानक, वीरान इलाका है जहां दशकों पहले एक फैक्ट्री बंद हुई थी और उसके बाद वहां सिर्फ अनहोनी की खबरें ही आती थी। लोग कहते हैं कि वहां की हवा में कुछ भारीपन है, कुछ ठंडापन। मैंने डर को किनारे किया। 500 रुपए की कमी और सामने 1,500 रुपए की कमाई का मौका। मेरे तर्क ने डर को आसानी से हरा दिया। मैंने तुरंत राइड एक्सेप्ट कर ली। कोई बात नहीं, रात है, कोई अमीर आदमी पार्टी से लौट रहा होगा। मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। मैंने कार की हेडलाइट्स ऑन की। मेरी पुरानी कार का इंजन एक धीमी, थकी हुई आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज मेरे लिए उम्मीद का संगीत थी। कार जैसे जैसे शहर की आखिरी रोशनी वाली गलियों से बाहर निकली, वैसे वैसे मेरे आसपास का अंधेरा गहरा होता गया। मैं अब उस हाईवे पर था जहां दोनों तरफ सन्नाटा और बड़े बड़े बिलबोर्ड थे जिन पर सिर्फ धूल जमी थी। ये ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दुनिया छोड़कर किसी और की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। बारिश शुरू हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें कार के शीशे पर पड़ रही थी और मैंने वाइपर ऑन कर दिए। फिर वो हुआ। जीपीएस स्क्रीन जो नीली लाइन में रास्ता दिखा रही थी, अचानक कुछ लाल रंग में चमक उठी। एक टेक्स्ट मैसेज मेरे राइडिंग ऐप से आया हुआ। फोन पर टेक्स्ट, पीछे मुड़ो। मेरे हाथ जम गए। मेरी कार की स्पीड अपने आप कम हो गई। ये क्या बकवास है, मैंने सोचा। शायद नेटवर्क ग्लिच होगा। मैंने स्क्रीन को टैप किया, उसे साफ करने की कोशिश की, पर वो लाल टेक्स्ट वही जमा हुआ था जैसे किसी ने खरोंच कर लिखा हो। अचानक ऐप से एक और मैसेज आया, तुम देर से आए हो, अब नहीं जा सकते। और इसके ठीक बाद जीपीएस ने टर्न लेने का निर्देश दिया।
मैं शहर के मुख्य रास्ते से एक पतली घनी सड़क पर मुड़ गया। यहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी और रात के अंधेरे में वो सड़क किसी सुरंग जैसी लग रही थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया। ये सिर्फ ऐप का बग है, आकाश। हिम्मत रखो। पर मुझे एहसास था कि ये सिर्फ बग नहीं था। ये एक चेतावनी थी, एक आहट जो मेरे कानों तक नहीं बल्कि मेरी टेक्नोलॉजी तक आई थी। इस अंधेरी सड़क पर मेरी कार की हेडलाइटें ही मेरी आखिरी उम्मीद थी और मैं उसी उम्मीद के सहारे ब्लैक हिल के उस अनजाने भयानक प्लॉट नंबर 401 की ओर बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी मां के लिए पैसा कमा रहा हूं या अपनी मौत की सवारी करने जा रहा हूं। मेरी कार अब उस पतली टूटी हुई सड़क पर थी जिसका नाम मैंने जीपीएस पर ब्लैक हिल की सुनसान सड़क देखा था। शहर का शोर, रोशनी और यहां तक कि हवा का मिग्न भी पीछे छूट चुका था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर इतने ऊंचे पेड़ थे कि उनकी पत्तियां एक दूसरे से लिपटकर ऊपर आसमान को भी ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल, गहरे अंधेरे कुएं के तल में जा रहा हूं। कार की हेडलाइट्स संघर्ष कर रही थी। मेरी पुरानी कार की पीली रोशनी अंधेरे की मोटी चादर को भेद नहीं पा रही थी। वो बस कुछ फीट आगे तक का रास्ता दिखा पा रही थी। हर 10 सेकंड में मैं स्टीयरिंग पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करता और अपने दिल की धड़कन को गिनता। ये धड़कन मेरी नहीं बल्कि उस डर की लग रही थी जो मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। तुम देर से आए हो, अब नहीं जा सकते। ऐप का वो लाल मैसेज मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी कार रोकी, वाइपर बंद किए। अब रात का सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपने कान में खून का प्रवाह महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं ऐप को बंद कर दूं, फोन स्विच ऑफ कर दूं और वापस भाग जाऊं। यही सबसे समझदारी भरा काम होता। मैंने फोन उठाया, लेकिन ऐप अब तक के मेरे सारे डेटा को, मेरी आज की कमाई को, उस प्रीमियम राइड के भाड़े को, सब कुछ एक झटके में दिखा रहा था। 1,500 रुपए, मां की दवा के लिए कई दिनों का खर्च। ये लालच, ये जरूरत, ये मेरे डर से ज्यादा ताकतवर थी। मैंने फोन को डैशबोर्ड पर रख दिया। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है। रात के 3 बजे हैं, नेटवर्क नहीं है, बस एक राइड है और फिर तुम आजाद हो। मैंने फिर से कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज इस बार थोड़ी ज्यादा तेज लगी, जैसे कार खुद भी डरकर चिल्ला रही हो। सड़क अब और ज्यादा खराब हो गई थी। हर कुछ दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें बारिश का पानी भर चुका था। कार हिचकोले खा रही थी। मैंने जीपीएस पर नजर डाली। नीली रेखा, जो पहले एक सीधी सड़क दिखा रही थी, अचानक गायब हो गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक काला नक्शा था जिसमें मेरी कार एक अकेली लाल बिंदी की तरह चमक रही थी। डेस्टिनेशन अब भी वही है, पर रास्ता कहाँ गया? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। तभी ऐप में एक वॉइस प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हुआ। यह महिला की आवाज थी, पर मैप्स की रोबोटिक आवाज से अलग। यह धीमी, गहरी और बेहद सर्द थी। आवाज, आगे कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें खुद रास्ता बनाना होगा। मेरे शरीर में खून जम गया। यह आवाज न तो फोन के स्पीकर से आई थी, नहीं कार के अंदर से। ये आवाज सीधे मेरे कानों के पर्दे पर पड़ी थी, जैसे कोई मेरी पिछली सीट पर झुका हो और फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश में भीगी हुई पिछली खिड़की। मैंने कार तेजी से आगे बढ़ाई। मैं अब अपनी हिम्मत नहीं, बल्कि अपनी निराशा और डर को ड्राइव कर रहा था। मुझे उस जगह से, उस आवाज से, उस खूनी लाल टैक्स से बस दूर भागना था। मैं कांपते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो प्लॉट नंबर 401 फीट था, लेकिन ये कोई घर या बिल्डिंग नहीं थी।
ये एक खंडहर था, पत्थरों का एक विशाल अर्धनिर्मित ढांचा। दीवारों पर काई जमी थी और उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में खाली आंखों की तरह घूर रही थी। वहां दशकों से कोई इंसानी आवाज नहीं आई होगी। मैंने कार रोकी। पिकअप पॉइंट यही था। मैं अपनी सीट से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी कार की पिछली सीट पर नमी से भरे चमड़े पर एक धब्बे जैसा कुछ दिखा। बारिश के बावजूद मेरी कार के अंदर हवा एकदम ठंडी हो गई थी और उस धब्बे से एक सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। और फिर मैंने उस जूते की आवाज सुनी, टप टप। यह धीमी पर लगातार आवाज थी जो कार के बाईं ओर से आ रही थी, जहां पैसेंजर का दरवाजा था। मैंने मिरर में देखा। बाहर बारिश में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वो साड़ी में थी और उसके सफेद बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिपचिपी चमक थी। वो धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरी सांस रुक गई। उसने दरवाजा नहीं खोला, वो बस दरवाजे के पास खड़ी हुई, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में किसी तेज जलते कोयले की तरह चमक रही थी। और फिर ठीक उसी पल, बिना दरवाजा खोले, बिना कोई आवाज किए, वो औरत गायब हो गई। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो कहाँ गई? मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय अंधेरे, बारिश और मेरे डर के। लेकिन जब मैंने वापस स्टीयरिंग की ओर देखा तो मेरी दिल की धड़कन वापस आ गई, इतनी तेज कि वो मेरे कानों में दर्द करने लगी। वो बुजुर्ग औरत अब मेरी पिछली सीट पर बैठी थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो बस संतुष्टि के भाव से आगे की सड़क को घूर रही थी। ऐसा लगा जैसे वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हो और अब मैं ही उसके रास्ते में हूं। मैंने डर के मारे हकलाकर पूछा, माफ करना, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। उसकी आवाज एकदम सूखी और धीमी थी, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने आपस में टकरा रहे हों। जहां मैं कहूंगी। उसने अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा किया और ठीक उसी क्षण मेरे फोन की स्क्रीन फिर से जली। जीपीएस पर नया डेस्टिनेशन फ्लैश हुआ, एक ऐसा नाम जो इस शहर के किसी नक्शे में नहीं था। अंतिम छोर तक। मैं समझ गया, ये केवल एक राइड नहीं थी, ये एक फंसाव था। और मेरी मजबूरी मुझे कहां ले आई थी। मेरी जान अब इस खामोश, सर्द आंखों वाली सवारी के हाथ में थी। मेरी सांस मेरे सीने में अटक चुकी थी। मेरी पिछली सीट पर बैठी वो बुजुर्ग औरत, जो न दरवाजा खोल कर आई, न जिसकी आहट मैंने सुनी, वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसके हक का कुछ छीन लिया हो। मैं जानता था कि ये कोई साधारण सवारी नहीं है। साधारण सवारियां कार में अचानक गायब होकर दोबारा प्रकट नहीं होती। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो ठंड बाहर की बारिश से नहीं थी, बल्कि सीधे उस औरत से आ रही थी। मैंने कार की हीटर ऑन किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कार के अंदर की हवा अब एक फ्रीजर की तरह ठंडी हो चुकी थी और उस सड़ी हुई मिट्टी की गंध जो मैंने पहले महसूस की थी, अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। मैंने अपने डर को अपनी मजबूरी के नीचे दबाया। ठीक है आकाश, हिम्मत रख। ये एक बूढ़ी औरत है, चाहे जो भी हो, ये इंसान है। मैंने खुद को ये झूठ बोला। मैंने धीरे से स्टीयरिंग घुमाया और टूटी हुई सड़क पर कार को आगे बढ़ाया। मैम, हमारा डेस्टिनेशन है, अंतिम छोर तक। मैंने जानबूझकर जीपीएस का नाम दोहराया, ये देखने के लिए कि वो कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा किया। मैम, आप अंदाजा बता सकती है कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्योंकि जीपीएस कुछ दिखा नहीं रहा है। मेरी आवाज कांप उठी थी। बुजुर्ग औरत ने अंतः बात की। उसकी आवाज उतनी ही सूखी और धीमी थी जितनी पिछली बार।
ऐसा लगा जैसे उसके गले में दशकों की धूल जमा हो। समय मायने नहीं रखता बेटा, जब तुम अंतिम छोर पर पहुंचोगे तुम्हें पता चल जाएगा। पर मैम, भाड़े का क्या होगा? लालच अभी भी मेरे दिमाग के किसी कोने में चिपका हुआ था। प्रीमियम राइड है, पर अगर रास्ता इतना लंबा है। वो धीमी आवाज में मगर तेज हो गई। तुमने राइड एक्सेप्ट की है, पैसा मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक भयानक विचार आया। कहां से मिलेगा? क्या ये औरत मुझे उस आखिरी जगह तक ले जा रही है जहां मैं अपनी मेहनत का आखिरी पैसा देख पाऊंगा? मैंने डर के मारे तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सड़क अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब वो कंक्रीट की सड़क नहीं थी, बल्कि सिर्फ पत्थरों और मिट्टी का एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता था जो जंगल के बीच से गुजर रहा था। पेड़ इतने घने थे कि मेरी हेडलाइट्स की रोशनी भी उनमें खो जाती थी। मैंने पीछे मुड़ने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मिरर में बुजुर्ग औरत की परछाई नहीं थी। वो मेरी पिछली सीट पर बैठी थी। उसके सफेद बाल और साड़ी साफ दिख रही थी, पर मिरर में वहां सिर्फ खाली सीट थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। वो वही बैठी थी, आंखों में वही सर्द, जलते कोयले जैसी चमक। वो मुझे इतनी गहराई से घूर रही थी जैसे उसने मेरे अंदर के हर डर को पढ़ लिया हो। ये क्या बकवास है? मैं चिल्लाया। उस बुजुर्ग औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसके होंठ जरा सा भी नहीं हिले, पर उसके चेहरे की मांसपेशियां इस तरह खिंची कि वो मुस्कान नहीं, बल्कि पीड़ा लग रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। उस मुस्कान के साथ उसने अपनी पतली पीली उंगली को ऊपर उठाया और कार की छत की ओर इशारा किया। मैंने देखा, मेरी कार की छत पर बारिश के बावजूद मिट्टी के पैरों के निशान थे, छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान। और वो मिट्टी वही सड़ी हुई नम मिट्टी थी जिसकी गंध कार के अंदर भर चुकी थी। मुझे महसूस हुआ ये औरत अकेली नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। मैंने सेंट्रल लॉकिंग बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। हैंडल खींचा, कुछ नहीं हुआ। मैं उस स्टील के डब्बे में फंस चुका था। और तभी मेरी पिछली सीट से एक संगीतमय आवाज आई। वो औरत गा नहीं रही थी, बल्कि वो आवाज उसके गले से आ रही थी, पर वो आवाज किसी बच्चे की लग रही थी। आवाज, अकेले नहीं हो, हम सब यही हैं। अंधेरे में मेरी पिछली सीट पर बैठी उस औरत ने धीरे से अपना हाथ मेरी सीट की ओर बढ़ाया। उसके हाथ की त्वचा कागज की तरह पतली थी और नाखून काले और लंबे थे। वो हाथ धीरे धीरे रेंगते हुए मेरी सीट के बगल में आ गया। डर से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने तेजी से एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। कार उछलकर आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। मैं तेजी से गाड़ी भगाता रहा। रास्ते के गड्ढे और पत्थर मेरी कार को चीखने पर मजबूर कर रहे थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे बस उस हाथ से दूर भागना था, उस बुजुर्ग औरत की सर्द आंखों से दूर। मैं जानता था कि मैं अपनी मौत की राइड चला रहा हूं, और अंतिम छोर तक का मतलब मेरे लिए इस दुनिया का आखिरी छोर था। अचानक कार का इंजन एक भयानक दर्द भरी आवाज के साथ बंद हो गया। पूरी कार में सन्नाटा छा गया। हेडलाइट्स बुझ गई। चारों ओर पूर्ण अंधेरा, और उस अंधेरे में मेरी पिछली सीट से एक हल्की सूखी सांस की आवाज आई। कार का इंजन एक भयानक हिचकी लेकर मरा। हेडलाइट्स बुझ गई। अचानक मेरी दुनिया पूर्ण अंधेरे में डूब गई। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, पर अब वो सिर्फ एक खामोश गूंजती हुई आवाज थी, जैसे दूर कोई झरना बह रहा हो। इंजन का शोर थमते ही उस अंधेरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने मेरे कानों को दर्द दे दिया। मेरे दिल की धड़कन
जो कुछ देर पहले एक ड्रम की तरह बज रही थी, अब इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर निकल कर आ जाएगी। मेरे पीछे उस बुजुर्ग औरत की सूखी, धीमी सांस की आवाज आई। वो आवाज मेरे कान के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मेरे गले पर उसकी सर्द, बासी सांस महसूस हुई। मैं डर के मारे आगे की ओर झुक गया। मेरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो चुका था। मैंने चाबी को घुमाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। खड़ खड़ खड़, सिर्फ बैटरी की कमजोर आवाज आई। इंजन में कोई जान नहीं थी। मैंने बार बार कोशिश की, पर हर कोशिश पर डर और हताशा बढ़ रही थी। इंजन क्यों बंद हुआ? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी पिछली सीट से कोई आवाज नहीं आई, पर मेरे सामने डैशबोर्ड पर रखा मेरा फोन, जो पहले पूरी तरह से काला पड़ चुका था, अचानक फिर से जला। स्क्रीन पर मेरी राइडिंग ऐप के मैसेज सेक्शन में एक नया टेक्स्ट फ्लैश हुआ। ईंधन खत्म नहीं हुआ, बेटा। तुमने हिम्मत खत्म कर दी। ये पढ़ते ही मैं समझ गया, ये केवल मेरी कार नहीं थी जो बंद हुई थी, ये मेरी आजादी थी जो छीन ली गई थी। मेरे चारों ओर का अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, ये एक कैद था। मैंने डर के मारे अपना मुंह बंद किया और फिर से पीछे मुड़ा। बुजुर्ग औरत अपनी जगह पर ही बैठी थी, पर अब उसने अपने हाथ को मेरी सीट से हटा लिया था। उसकी सर्द, कोयले जैसी आंखें अब सीधी मेरी आंखों में झांक रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस औरत ने अपनी ठंडी उंगली को धीरे से मेरे दरवाजे की ओर उठाया, वो दरवाजा जो अंदर से लॉक हो चुका था। तुम्हारी मां बीमार है, बेटा, उन्हें दवा चाहिए। तुमने एक राइड एक्सेप्ट की है, इस राइड का पैसा तुम्हारा आखिरी पैसा है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, पर उस आवाज के हर शब्द में एक भयानक सच्चाई थी। वो मेरी मजबूरियों को जानती थी। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें दोगुना पैसा दे दूंगा। मैं ये राइड कैंसिल कर देता हूं। मैंने भीख मांगी। उसने धीमी मगर तेज आवाज में कहा, राइड कैंसिल नहीं हो सकती। ये मेरा अंतिम छोर है और तुम मेरे अंतिम ड्राइवर हो। तभी मेरी कार के शीशे पर बाहर की तरफ से किसी ने खरोंच मारी। स्क्रीच, स्क्रीच। वो आवाज इतनी पतली और नुकीली थी, जैसे कोई अपनी उंगली के नाखून से पत्थर को रगड़ रहा हो। मैंने बाहर देखा। अंधेरे में, बारिश के बीच मुझे कुछ छोटे चेहरे दिखे। वो धुंधले पर भयानक थे। उनकी आंखें भी उसी सर्द चमक से भरी थी जो मेरी पिछली सीट पर बैठी औरत की आंखों में थी। वो सब कार की छत पर बच्चों के मिट्टी वाले पैरों के निशान। अब मैंने समझा, वो मेरे साथ थी। डर के मारे मैंने अपना ध्यान वापस बुजुर्ग औरत पर केंद्रित किया। तुम क्या चाहती हो? उसने अपनी सूखी उंगली को मेरी सीट के हेडरेस्ट पर फेरा। मैं चाहती हूं तुम मुझे घर पहुंचाओ, उस जगह तक जहां मुझे पहुंचना था। पर मैं पहुंच नहीं पाई। पर कहा, अंतिम छोर तक कहा है, वो जगह जहां मेरा कफन बिछा था, जहां मेरा इंतजार किया गया था। वो घर जो कभी मेरा हो नहीं सका। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखें थोड़ी खुली और मैंने देखा, उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। मैंने तुम्हें चुना है, बेटा। तुम वही हो जो इस अंधेरे से डरता नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए अंधेरे में भी गाड़ी चलाता है। ये झूठ है, मैं बहुत डर रहा हूं। मैंने चीख कर कहा। डरोगे नहीं तो मेरी बात कैसे मानोगे? उसने धीमी हंसी हंसी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी सीट के बगल में सीट बेल्ट के बकल पर रखा। तुम्हारे पास एक सौदा है, आकाश। मेरी मंजिल या तुम्हारी मां का जीवन। मेरी मां? हां, अगर तुम मुझे उस अंतिम छोर तक नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारी मां ठीक उसी जगह मर जाएंगी जहां मैंने अपनी आखिरी सांस ली थी। अकेले, ठंड में और इंतजार में।
उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक बिजली कौंधी। ये सिर्फ डर नहीं था, ये अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। मैंने अपने फोन पर हाथ रखा। स्क्रीन पर अब भी वो लाल मैसेज चमक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक भयानक मगर जरूरी सवाल पूछा, और अगर मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं तो क्या होगा? बुजुर्ग औरत के चेहरे पर इस बार वो भयानक पीड़ा भरी मुस्कान नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। अगर तुम मुझे पहुंचा देते हो तो तुम्हारा भाड़ा, तुम्हारा पूरा 15,000 रुपए का टारगेट पूरा हो जाएगा, और तुम्हारी मां वो कल सुबह एक नए दिन की रोशनी देखेंगी। पर तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये कहानी किसी को नहीं बताओगे। तुम इस राइड को अपनी याददाश्त के सबसे गहरे कोने में दफना दोगे। ये मेरा और तुम्हारा आखिरी राज होगा। मैंने गहरी सांस ली। मुझे मंजूर है, पर मुझे बताओ, मैं कैसे जाऊंगा? कार बंद है। उस बुजुर्ग औरत ने केवल मुस्कुराया, और उसी क्षण मेरी कार के इंजन से एक भयानक गर्जने की आवाज आई। हेडलाइट्स वापस ऑन हो गई, पर वो सफेद नहीं थी। वो एक फ्लिकरिंग नीली रोशनी थी। मैंने देखा, जीपीएस स्क्रीन पर अंतिम छोर तक की ओर इशारा करती हुई एक नीली लाइन वापस आ गई थी। पर अब उस लाइन पर कोई सड़क नहीं दिख रही थी। वो नीली लाइन सीधे घने जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी। मुझे एहसास हुआ, ये मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने उस कार को फिर से स्टार्ट किया था। मेरी मां का जीवन मेरा आखिरी ईंधन था। मैंने गियर डाला और कार को अंधेरे जंगल की ओर मोड़ दिया। पीछे की सीट पर बुजुर्ग औरत खामोशी से बैठी थी। मेरे कान में अब सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, बल्कि एक धीमी कांपती हुई फुसफुसाहट थी। चलो बेटा, अंतिम छोर तक। मेरी मां का नाम, मेरी मां की जिंदगी, ये मेरे लिए वो ईंधन था जिसने मेरी बंद पड़ी कार को दोबारा स्टार्ट कर दिया था। इंजन की भयानक गुर्राती आवाज अब शांत हो चुकी थी, पर हेडलाइट्स की रोशनी नीली फ्लिकरिंग रोशनी में बदल चुकी थी। यह रोशनी किसी इमरजेंसी लाइट जैसी लग रही थी, जो सिर्फ मेरे डर को और उजागर कर रही थी। मैंने अपने कांपते हाथों से गियर डाला। मेरी आंखें जीपीएस स्क्रीन पर टिकी थी। नीली लाइन, जो अब मेरे लिए जीवन रेखा बन चुकी थी, सीधे घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। वहां कोई सड़क नहीं थी, सिवाय पत्थरों, कंटीली झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों के कुछ नहीं था। तुम्हें खुद रास्ता बनाना होगा। ऐप की वो सर्द आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी। मैंने कार को जंगल के अंदर मोड़ दिया। कार का नीचे का हिस्सा पत्थरों से टकरा रहा था। क्रैच क्रैच। पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। अब मैं एक ड्राइवर नहीं था, मैं एक कैदी था जो अपनी मां की आजादी के लिए इस भयानक यात्रा को पूरा कर रहा था। हर फीट पर जंगल का अंधेरा और गाढ़ा होता गया। नीली रोशनी के अलावा और कोई रंग नहीं था। जंगल की सड़ी हुई नम गंध और मेरी पिछली सीट से आती उस मिट्टी की गंध मिलकर एक ऐसा जहरीला मिश्रण बना रही थी जिससे मेरा दम घुट रहा था। बुजुर्ग औरत खामोश बैठी थी। उसकी खामोशी, उसकी सर्द शांत आंखें मेरे लिए 10,000 चीखों से ज्यादा भयानक थी। तभी कार के शीशे पर बाहर से एक अजीब सी थपकी पड़ी। थप थप। मैंने तेजी से बाईं ओर देखा। अंधेरे में मेरी नीली हेडलाइट की रोशनी में मुझे बच्चों के छोटे छोटे हाथ दिखे। वो कार को छू रहे थे और उनके हाथ कीचड़ और पानी से सने थे। कौन हो तुम सब? मैं लगभग चिल्लाया। मैंने ब्रेक पर पैर रखा। पीछे की सीट पर बैठी औरत ने पहली बार उस यात्रा में अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज अब केवल सूखी नहीं थी, उसमें एक बर्फीली उदासी थी। वह मेरे साथी हैं जो इंतजार करते रह गए। इंतजार किसका? आराम का, घर का और उस ड्राइवर का जो उन्हें वहां तक पहुंचाता।
वो बोल रही थी, और उसके साथ ही मुझे कार के चारों ओर हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे जंगल में मौजूद हर पत्ता, हर डाली हजारों बच्चों की आवाजों में कानाफूसी कर रही हो। मां, मां। मैंने डर के मारे फिर से एक्सीलरेटर दबाया। फुसफुसाहट चीख में बदल गई और बच्चों के हाथ कार के शीशे पर इतनी तेजी से टकराने लगे कि मुझे लगा शीशा टूट जाएगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां अब बुजुर्ग औरत नहीं थी। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिसके चेहरे पर दर्द और पानी, या शायद आंसू, बह रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वो बच्चा मेरे कंधे की ओर झुककर मेरे कान में फंसाकर बोला, तुम मुझे बचाओगे, है ना? मैं चीखा और तेजी से स्टीयरिंग को घुमाया। कार एक बड़े से पत्थर से टकराई और इंजन की नीली रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। फिर वो वापस आई और बच्चा गायब हो गया। पिछली सीट पर फिर से वही बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर अब एक भयानक आक्रोश था। हिम्मत मत करो बेटा, मेरा ध्यान मत भटकाओ। ये मेरा अंतिम रास्ता है। उसकी आंखों की सफेद पुतलियां अब लाल हो चुकी थी। मैंने तुरंत सामने देखा। जीपीएस पर अंतिम छोर तक नाम बदल चुका था। अब वहां लिखा था, घर तक। आखिरी सांस। कार अब एक ऊंचे टीले पर चढ़ रही थी। जंगल का रास्ता खत्म हो रहा था और सामने एक खुला मैदान था। बारिश थोड़ी थम चुकी थी, पर हवा में अभी भी वही भयानक ठंडक थी। जैसे ही कार टीले के शीर्ष पर पहुंची, इंजन की आवाज धीमी हो गई। जीपीएस की नीली लाइन, जो मुझे रास्ता दिखा रही थी, अब टीले के दूसरी ओर जाकर खत्म हो चुकी थी। बस यही तक बेटा, तुम आ गए। बुजुर्ग औरत की आवाज आई। मैंने अपनी धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की और देखा। टीले के नीचे मैदान के बीचों बीच कुछ नहीं था। वहां कोई घर नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था, कोई खंडहर नहीं था। बस एक काला गोल निशान था, जहां की घास और मिट्टी पूरी तरह से जल चुकी थी। उस जले हुए निशान के बीच में एक कुआं था। वो कुआं किसी ने दशकों से इस्तेमाल नहीं किया होगा। वो पत्थरों से बना था और उसके किनारे पर एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की बाल्टी लटकी थी। कुएं का मुंह इतना अंधेरा था कि मुझे लगा मैं सीधे नर्क में झांक रहा हूं। ये क्या है? मैं हकलाया। बुजुर्ग औरत ने एक गहरी, सूखी सांस ली। ये मेरा घर है बेटा, वो जगह जहां मुझे इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि वह मुझे लेने आएंगे। उन्होंने कहा था कि वो मुझे पानी पिलाएंगे, पर वो कभी नहीं आए। उसकी आंखें अब बंद हो गई। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगी। उसने अपनी उंगली से मेरे डैशबोर्ड पर रखे फोन की ओर इशारा किया। मैंने देखा, फोन की स्क्रीन पर, ऐप पर, राइड सफलतापूर्वक पूरी हुई का मैसेज फ्लैश हुआ। और नीचे मेरा भाड़ा 1,500 रुपए और मेरे वॉलेट में कुल बैलेंस 15,000 रुपए। मेरा टारगेट पूरा हो चुका था। पर उस भाड़े के नीचे एक और मैसेज था, जो लाल रंग में चमक रहा था। याद रखना आकाश, ये हमारा आखिरी राज है। कभी मत बताना, वरना मैं फिर आऊंगी और अगली बार तुम ही मेरा घर होगे। बुजुर्ग औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी राहत थी, जैसे उसे सालों बाद सुकून मिला हो। वो धीरे से सीट से उठी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, बस एक हल्की सी हवा की सरसराहट थी। उसने दरवाजा खोला। अचानक कार के अंदर की भयानक ठंडक गर्म हवा में बदल गई। सड़ी हुई मिट्टी की गंध तुरंत मीठी, सोंधी गंध में बदल गई। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अब भयानक नहीं था। वो एक थकी हुई बूढ़ी मां जैसा दिख रहा था, जिसे आखिरकार अपने बच्चों के लिए घर मिल गया हो। शुक्रिया बेटा, अब तुम जा सकते हो, पर पीछे मुड़कर मत देखना।
और वो धीरे से कार से उतरकर उस जले हुए निशान के बीचों बीच उस कुएं की ओर बढ़ने लगी। मैंने दरवाजा बंद किया। इंजन अभी भी नीली रोशनी में चल रहा था। मैंने चाबी घुमाई और कार को मोड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त कितना डर रहा था। मुझे सिर्फ अपनी मां का चेहरा याद था। मैंने तेजी से ड्राइव किया। मैं उस टीले से नीचे उतरा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंगल के रास्ते से वापस शहर की ओर भागा। लेकिन भागते भागते मेरे दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। अगर वो औरत अपने घर तक नहीं पहुंची थी, तो वो इस कुएं तक कैसे पहुंची? और क्यों उसकी परछाई मिरर में नहीं दिखी? और जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी कार के रियर व्यू मिरर में देखा। बुजुर्ग औरत वहां नहीं थी, पर कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर, कुएं के मुंह के पास, मुझे हजारों नीली, छोटी, जलती हुई आंखें दिखी। वो सब मुझे घूर रही थी, और उनमें से एक आंख सीधे मेरी कार के अंदर देख रही थी। पीछे मुड़कर मत देखना। बुजुर्ग औरत की वो सर्द चेतावनी मेरे कान के पर्दे पर छप चुकी थी। मेरी आंखों में कुएं के मुंह के पास से झांकती हुई हजारों नीली, छोटी, जलती हुई आंखें का भयानक मंजर कैद था। मुझे पता था कि उस टीले पर एक पल भी रुकना मेरी मां के जीवन पर भारी पड़ सकता है। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। मेरी पुरानी कार उस ऊबड़ खाबड़, बिना सड़क वाले जंगल के रास्ते पर ऐसे भागी जैसे कोई घायल जानवर जान बचाकर भाग रहा हो। कार का इंजन अभी भी नीली रोशनी दे रहा था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, भागो। मैं जानता था कि पीछे मुड़ने का मतलब है उस सौदे को तोड़ना और उस औरत को अपने घर तक वापस बुलाना। मैंने खुद को कसकर सीट से चिपका लिया। मेरे पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच कांप रहे थे। जंगल का रास्ता, जो आने में सदियों जैसा लगा था, भागने में मिनटों का खेल बन गया। मेरी कार पत्थरों से टकराई, झाड़ियों को कुचला, और मैं बस आंखें गड़ाए सामने देखता रहा, नीली लाइन पर, जो मुझे शहर की ओर वापस खींच रही थी। जैसे ही मैं उस टूटी हुई कंक्रीट की सड़क पर वापस आया, जहां से ब्लैक हिल का रास्ता शुरू हुआ था, इंजन की नीली रोशनी एक धीमी फ्लिकर के साथ सफेद में बदल गई। सामान्य सफेद रोशनी, और अचानक कार के अंदर की हवा, जो पहले एक फ्रीजर जैसी थी, अब सामान्य दम घोंटने वाली गर्म हवा में बदल गई। सड़ी हुई मिट्टी की गंध भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह मेरी पुरानी कार में इस्तेमाल होने वाले सस्ते एयर फ्रेशनर की महक वापस आ गई। मैं जोर से सांस लेने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने कई घंटों तक सांस नहीं ली हो। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था, जबकि बाहर हल्की बारिश और ठंड थी। मैं उस जंगल के मोड़ से दूर, दूर और दूर भागा। जब मैं शहर की पहली स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा, तब मैंने एक गहरी, लंबी सांस ली। मेरी घड़ी में सुबह के 4:30 बजे हो चुके थे। ये राइड, जो शुरू होने से पहले ही मेरी जिंदगी बन चुकी थी, सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट चली थी, पर मेरे लिए वो पूरा जीवन काल था। मैंने कार रोकी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर चिपकी हुई थी। मैं लगभग रोने वाला था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। राइडिंग ऐप की स्क्रीन अभी भी खुली थी। राइड सफलतापूर्वक पूरी हुई। मैंने वॉलेट चेक किया। 15,000 रुपए। मेरा टारगेट पूरा हो चुका था। मैंने तुरंत अपनी मां के लिए दवा का ऑनलाइन ऑर्डर किया और अस्पताल के कुछ बिल चुकाए। पैसे वहां थे। सौदा पूरा हो चुका था। मेरी मां, वो सुरक्षित थी। अगले 5 मिनट मैं वहीं बैठा रहा। मेरे शरीर में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी कार से बाहर निकल सकूं। मैंने धीरे से पीछे मुड़ा और पिछली सीट को देखा। वो गीली नहीं थी, नहीं वहां कोई मिट्टी का धब्बा था। वो एकदम साफ थी, जैसे उस पर कभी कोई बैठा ही न हो। लेकिन सीट बेल्ट के बकल पर मुझे एक छोटी सी खरोंच दिखी। एक खरोंच ठीक उसी जगह जहां उस बुजुर्ग औरत ने सौदा करते वक्त अपना पतला, पीला हाथ रखा था।
वो निशान उस रात का मेरा एकमात्र शारीरिक सबूत था। मैं घर पहुंचा। सुबह के 5 बज रहे थे और सूरज की पहली फीकी रोशनी आसमान में दिखाई देने लगी थी। मैं सीधा अपनी मां के कमरे में गया। वो सो रही थी। उनका चेहरा शांत था और उनकी सांसें नियमित थी। उन्हें देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला वो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा। मेरी मां मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। बेटा, तुम यहां क्यों सो रहे हो? रात को बहुत मेहनत की होगी। पर सुनो, उन्होंने मुझे फोन दिया। तुम्हारे खाते में अचानक बहुत सारा पैसा आया है। क्या तुमने कोई बड़ा काम किया? ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आखिरी राज। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। हां मां, एक प्रीमियम राय थी। बहुत दूर जाना था, पर पैसा अच्छा मिला। अरे वाह! भगवान भला करे उस ग्राहक का जिसने हमारे लिए इतनी मदद की। मां ने अनजाने में उस सौदागर का शुक्रिया अदा किया। मैं कुछ और कहना चाहता था। मुझे अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, किसी को तो बताना था कि मेरे साथ क्या भयानक हुआ। मेरे गले में शब्द फंस गए। मैंने कोशिश की, पर जैसे ही मैंने ब्लैक हिल या बुजुर्ग औरत कहने के लिए मुंह खोला, मेरे गले में एक सूखी, सर्द गांठ बन गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को अंधेरे, बर्फीले हाथ से जकड़ लिया हो। मुझे तुरंत कुआं याद आया। हजारों नीली आंखें। मैंने डर के मारे सांस ली और कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस थकान हो रही है। मैंने उस दिन से ही अपनी कार को एक अजीब नजर से देखना शुरू कर दिया। मैं उसे साफ करता, उसके इंजन को देखता, पर मुझे हर जगह उस सड़ी हुई मिट्टी की हल्की सी महक महसूस होती। और फिर मैंने देखना शुरू किया। शुरुआत में ये केवल मेरी कल्पना थी, पर धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया। जब मैं अपनी कार चलाता और रियर व्यू मिरर में देखता, तो मुझे अपनी सीट के पीछे, जहां वो औरत बैठी थी, एक धुंधली सी आकृति दिखती। वो मेरी परछाई नहीं थी। वो धुंधलापन सर्द और स्थिर था। रात को जब मैं सोता था, तो मुझे दूर से बच्चों के रोने की आवाज आती। वो आवाज इतनी धीमी होती थी कि कोई और नहीं सुन पाता, पर मेरे कानों में वह किसी चेतावनी की तरह गूंजती थी। मुझे एहसास हुआ, मेरा राज, ये राज नहीं था, ये एक बोझ था। उस बुजुर्ग औरत ने मुझे आजाद नहीं किया था, उसने मुझे खरीद लिया था। मैं अब दिन में भी ड्राइव करने से डरने लगा। हर नए ग्राहक के चेहरे में मुझे उस बुजुर्ग औरत की सर्द आंखें दिखती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा अगला ग्राहक वही बुजुर्ग औरत न हो। एक शाम जब मैं चाय पी रहा था, मेरे फोन पर एक मैसेज आया। ये मेरे राइडिंग ऐप से नहीं था, ये एक अनजान नंबर से आया था। मैसेज में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, और वो वाक्य मेरी पूरी रात की नींद उड़ाने वाला था। तुमने वादा तोड़ा, अब राज खुद को बताएगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर मेरे पीछे की दीवार पर टंगी हुई मेरी और मेरी मां की एक पुरानी फोटो जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी, और टूटे हुए शीशे पर उसी सड़ी हुई नम मिट्टी के कुछ कण थे। अनजान नंबर से आए उस एक वाक्य ने मेरे शरीर के हर डर को एक झटके में जागृत कर दिया। मेरी और मां की तस्वीर का जमीन पर गिरकर टूटना कोई संयोग नहीं था। टूटे हुए शीशे पर जमीन पर पड़ी वो सड़ी हुई नम मिट्टी, वो इस बात का सबूत थी कि उस काली रात का राज अब भौतिक रूप ले चुका था। ये केवल एक खौफनाक याद नहीं थी, ये एक कर्ज था जिसे बुजुर्ग औरत अब वसूलने आई थी। मैंने तुरंत अपने गले पर हाथ रखा। वो सूखी, सर्द गांठ जो पिछली रात मुझे सच बोलने से रोक रही थी, अब और ज्यादा कस गई थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं जानता था कि यह राज मुझे अंदर से खा रहा है, और अगर मैंने इसे कहने की कोशिश की
तो ये मुझे हमेशा के लिए शांत कर देगा। मैंने कागज और पेन उठाया। ब्लैक हिल, कुआं, बुजुर्ग औरत, मैं सब कुछ लिख देना चाहता था। मैंने पहला शब्द लिखा, राइड, और उसी पल कमरे में हवा का मिजाज एकदम बदल गया। मेरे चेहरे पर एक ठंडी लहर आई, जैसे कोई मेरे बगल से गुजर गया हो। और मेरे सामने कागज पर लिखा राइड शब्द धीरे धीरे फैलने लगा। स्याही गीली मिट्टी की तरह फैलकर एक काला धब्बा बन गई और गायब हो गई। ये राज लिखा भी नहीं जा सकता था। मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्ग औरत ने केवल मेरे शब्द नहीं छीने थे, उसने मेरी आवाज और मेरे सबूत को छीन लिया था। मैं अब इस भयानक सजा को किसी को समझा नहीं सकता था। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी नरक बन गई। मेरी कार, मेरा घर, मेरा ठिकाना, सब धीरे धीरे उस काली रात की निशानी बन रहे थे। घर में लगातार सड़ी हुई मिट्टी की गंध आती रहती थी। मेरी पत्नी परेशान हो गई। ये कैसी बदबू है, आकाश? लगता है किसी कोने में चूहा मर गया है, वो कहती। और मैं जानता था कि वो बदबू कहां से आ रही है। लेकिन सबसे भयानक बात थी मां। मेरी मां का स्वास्थ्य, जो उस 15,000 रुपए के सौदे के बाद सुधरना चाहिए था, अचानक तेजी से गिरने लगा। एक सुबह मैंने उन्हें देखा। वो खिड़की के पास बैठी थी और उनकी आंखें एक अनजानी दूरी को घूर रही थी। उनके चेहरे पर वो भयानक सर्द चमक थी, जैसी मैंने ब्लैक हिल पर बुजुर्ग औरत की आंखों में देखी थी। मां, क्या हुआ? मैं घबरा गया। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैरों पर कोई छोटी छोटी उंगलियां छू रहा है, जैसे बच्चे हों। वो पूछते हैं, हमारा घर कहाँ है? ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। बच्चों के पैरों के निशान, बच्चों की फुसफुसाहट। बुजुर्ग औरत मेरे राज को मेरी मां के शरीर के जरिए खुद को बता रही थी। उसने मां को मेरे डर का निशाना बना दिया था। मुझे यकीन हो गया कि जब तक मेरी कार, वो अंतिम छोर तक की सवारी का जरिया, मेरे पास है, तब तक मेरी मां सुरक्षित नहीं है। कार उस बुजुर्ग औरत का एंकर थी। मैंने तुरंत कार को बेचने का फैसला किया। मैं कार को एक पुराने कबाड़खाने, स्क्रैप यार्ड, पर ले गया। मैंने मालिक को कहा कि मुझे आज ही कार बेचनी है, चाहे दाम कितना भी कम क्यों न हो। मालिक एक मोटा सा आदमी था, जिसका नाम शंकर था। वो कार की कंडीशन देखने के लिए पिछली सीट की ओर गया। पुरानी गाड़ी है, आकाश। फिर भी मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। इंजन ठीक लगता है। जैसे ही उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला, मेरी पिछली सीट पर बैठी उस औरत की छवि मेरे दिमाग में कौंध गई। शंकर अंदर झांका और एक पल के लिए जम गया। अरे, ये क्या है? वो चीखा। कौन बच्चा अंदर कीचड़ ले आया है? मैं दौड़ाकर उसके पास गया। कार की छत की अंदरूनी लेयर पर, डैशबोर्ड के किनारे पर, और यहां तक कि स्टीयरिंग के निचले हिस्से पर भी सड़ी हुई मिट्टी के साथ लिपटे हुए छोटे नीले रंग के हाथों के निशान छपे थे। वो नीली चमक वैसी ही थी, जैसी कुएं के पास से झांकती आंखों की थी। ये तो मेरी कार नहीं है, मैंने हकलाया। शंकर ने मुझे गुस्से से देखा। मजाक कर रहा है? तू मुझे गंदी कार बेचना चाहता है? और ये मिट्टी की बदबू? उफ, ले जा अपनी कार यहां से। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। मैं समझ गया, मेरी कार अब एक कबाड़ नहीं थी, वो अब एक कब्र बन चुकी थी। वो कहीं बेची नहीं जा सकती थी, कहीं से हटाई नहीं जा सकती थी। मैं मायूस होकर कार में बैठा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उस राज से भाग नहीं सकता था, उसे किसी को बता नहीं सकता था, और उसे बेच भी नहीं सकता था। मैंने डर के मारे धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली बार की तरह वहां बुजुर्ग औरत की धुंधली परछाई या किसी बच्चे का चेहरा नहीं था। इस बार मिरर में मेरी अपनी सीट के पीछे एक स्पष्ट दृश्य दिख रहा था। वो ब्लैक हिल का जला हुआ मैदान था, जहां कुआं था, और कुएं के मुंह के पास
हजारों नीली आंखें मुझे घूर रही थी। और उसी क्षण मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार यह किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि सीधे मेरे राइडिंग ऐप से आया था। अंतिम छोर तक की राइड अभी भी बाकी है, तुम्हें इंतजार करना होगा। मेरे राइडिंग ऐप पर आया वो मैसेज मेरे लिए सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं था, ये एक अदालती आदेश था। मेरी कार, जो अब मेरे लिए एक चलती फिरती कब्र बन चुकी थी, को बेचने की कोशिश में मिली नाकामी ने यह साफ कर दिया था कि मैं उस वादे की बेड़ियों से भाग नहीं सकता। वो बुजुर्ग औरत, श्रीमती शांति देवी, ने मुझे सिर्फ 15,000 रुपए का लालच नहीं दिया था। उसने मेरी आत्मा को अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए गिरवी रख दिया था। मैं जानता था कि मेरा इंतजार उस राइड के लिए नहीं था जो मुझे करनी थी, बल्कि उस कमांड के लिए था जो अब किसी भी पल, किसी भी वक्त आ सकता था। और सबसे भयानक बात, हर गुजरते पल के साथ मेरी मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे थे। सब कुछ सामान्य है आकाश, उन्हें बस ठंड लग रही है, उन्हें किसी चीज का डर सता रहा है। और मुझे पता था कि वो डर कौन सा था। रात को मां अक्सर बुदबुदाती थी, इतनी ठंड, पानी, कहाँ है पानी? ये वही कुएं की प्यास थी जो बुजुर्ग औरत के साथ मर चुकी थी और अब मेरी मां के शरीर में उतर रही थी। मैंने तय कर लिया कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं ये राज किसी को बता नहीं सकता, तो मैं इसे समझ तो सकता हूं। मैंने इंटरनेट पर ब्लैक हिल, प्लॉट नंबर 401 और कुएं से जुड़ी पुरानी खबरें खंगालना शुरू कर दिया। यह काम आसान नहीं था। जब भी मैं कोई कीवर्ड टाइप करता, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती। कमरे में अचानक हवा का झोंका आता और हर बार मेरे कान में वही सर्द, सूखी फुसफुसाहट गूंजती, राज, राज रहेगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। रात भर जागकर मैं एक पुरानी डिजिटल आर्काइव तक पहुंचा। वहां धूल भरी खबरों के बीच मुझे एक पीली पड़ी हेडलाइन मिली जो दशकों पुरानी थी। ब्लैक हिल के पास कुएं में हादसा, मां और 4 बच्चों की मौत। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत उस आर्टिकल पर क्लिक किया। आर्टिकल में लिखा था कि लगभग 30 साल पहले वहां एक छोटी सी बस्ती थी। श्रीमती शांति देवी, नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उन्हें गंभीर बीमारी थी और रात के 3 बजे उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी था। उनके पति ने एक ड्राइवर को पैसे देकर रात में आने को कहा था। ड्राइवर आया नहीं। शांति देवी ने अपने बच्चों को लिया और उस प्लॉट नंबर 401 पर आकर इंतजार करने लगी, जो उनके लिए पिकअप पॉइंट था। बारिश हो रही थी, ठंड थी। इंतजार करते करते प्यास और ठंड से बचने के लिए वो कुएं के पास गई और फिसल कर गिर गई। उनके 4 बच्चे भी उन्हें बचाने के चक्कर में साथ में डूब गए। और सबसे भयानक बात, जिस ड्राइवर को आना था, उसने ऐप पर राइड कैंसिल नहीं की थी। उसने बस फोन बंद कर दिया था। वो अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा था। आंखों के सामने वो लाल मैसेज घूम गया, तुम देर से आए हो, अब नहीं जा सकते। शांति देवी का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। उनकी राइड पेंडिंग थी। वो सिर्फ अपने शरीर को कुएं तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो अपनी आत्मा को घर यानी शांति तक पहुंचाना चाहती थी, जो उन्हें इंतजार में नहीं मिल सकी थी। मुझे समझ आया कि मेरा सौदा फ्री नहीं था। 15,000 रुपए का भुगतान मेरे लिए नहीं, बल्कि उस पिछली राइड को पूरा करने के लिए था, जिसे पहला ड्राइवर पूरा नहीं कर पाया था। और वो औरत बदले में मुझे उसके वादे के नीचे दबाकर अपनी अंतिम राइड का ड्राइवर बना गई थी। मेरी मां का शरीर इसलिए बीमार पड़ रहा था क्योंकि शांति देवी का शरीर ठंड में और इंतजार में कुएं के पास पड़ा था। वो मुझे मजबूर कर रही थी, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जिसने उसके अधूरे सपने को पूरा किया था। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर वो राइडिंग ऐप फिर से जली। अब उस पर कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक जीपीएस कोऑर्डिनेट चमक रहा था।
मैंने तुरंत वो कोऑर्डिनेट गूगल मैप्स पर डाला। वो जगह मेरे घर से 500 मीटर दूर एक बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी, जहां शांति देवी के पति, जो अब बूढ़े हो चुके थे, मजदूरी करते थे। वो जगह जहां शांति देवी ने आखिरी बार खुशी का सपना देखा होगा। ये उनका असली अंतिम छोर था। वो कुआं नहीं था, वो घर था। इससे पहले कि मैं कार स्टार्ट कर पाता, मेरी मां के कमरे से एक भयानक चीख आई। मैं दौड़ाकर अंदर गया। मां बिस्तर पर लेटी थी और वो भयानक तरीके से कांप रही थी। उनके शरीर पर, कंधों पर और माथे पर नम मिट्टी लगी थी। बेटा, वो दरवाजा खटखटा रही है। वो कह रही है, राइड पूरी करो। और तभी मेरी कार के हॉर्न की आवाज आई। वो बाहर गैरेज में खड़ी थी। बीप, बीप, बीप। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कार की हेडलाइट्स जोरों से नीली चमक रही थी और उसकी पिछली खिड़की पर सड़ी हुई मिट्टी से किसी ने एक शब्द लिखा था, चलो। मुझे एहसास हुआ, मेरा इंतजार खत्म हुआ। कमांड आ चुका था। मेरी मां का जीवन दांव पर था। अब मुझे वो राइड पूरी करनी ही थी। ये मेरा फैसला नहीं था, ये मेरी सजा थी। मां की चीख ने मेरे दिमाग में बज रहे खौफ के सायरन को और भी तेज कर दिया था। उनके माथे पर, उनकी छाती पर नम, सड़ी हुई मिट्टी लगी थी। बेटा, वह दरवाजा खटखटा रही है। उनकी आंखों में वही दहशत थी जो मेरी पिछली रात की हर सांस में थी। मैं जानता था कि इंतजार खत्म हो चुका है। शांति देवी ने मेरी मां को अपना एंकर बना लिया था और जब तक उनकी राइड पूरी नहीं होती, मेरी मां को ठंड और इंतजार की सजा मिलती रहेगी। बाहर मेरे गैरेज में मेरी पुरानी कार का हॉर्न लगातार बज रहा था। बीप, बीप। और नीली हेडलाइट्स की रोशनी पूरे गैरेज को एक भयानक फ्लिकरिंग डिस्को लाइट में बदल चुकी थी। मैंने तुरंत अपनी मां को कंबल से ढका। मां, चिंता मत करो, मैं बस एक आखिरी काम करके आता हूं। बस 5 मिनट। मेरे गले में बनी हुई वो सर्द गांठ अब इतनी सख्त थी कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे उस राज को बोलने की कोशिश नहीं करनी थी, मुझे उसे पूरा करना था। मैं दौड़ाकर गैरेज की ओर भागा। कार के पास पहुंचते ही मेरे कानों में बच्चों की धीमी, रुकी हुई हंसी गूंजने लगी। ही। ये ऐसी हंसी थी जो खुशी में नहीं, बल्कि बदले में छिपी थी। कार की पिछली खिड़की पर नम मिट्टी से लिखा गया शब्द, चलो, अब और ज्यादा गहरा और गीला हो चुका था। मैंने कार का दरवाजा खोला। अंदर की हवा इस कदर ठंडी थी कि मेरे शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे मैंने अभी अभी बर्फ की गुफा में प्रवेश किया हो। पर इस ठंडक में भी मैंने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। चाबी पहले से ही इग्निशन में थी और इंजन धीरे धीरे गरज रहा था। नीली हेडलाइट्स की रोशनी से मैंने डैशबोर्ड पर देखा। राइडिंग ऐप खुला हुआ था। जीपीएस पर मेरे घर से उस सीमेंट फैक्ट्री तक का 500 मीटर का रास्ता सफेद, सीधी लाइन में दिख रहा था। वो सफेद लाइन मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो वही बैठी थी, श्रीमती शांति देवी, पिछली सीट पर, एकदम बीच में। इस बार वो पूरी तरह से गीली थी। उनके सफेद बाल और साड़ी पानी से टपक रहे थे और जमीन पर एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गया था। और उनके चारों ओर 4 छोटे बच्चे थे। उनकी आंखें भी नीली, धीमी रोशनी में चमक रही थी। वो अपने गीले हाथों से शांति देवी की साड़ी पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर वो भयानक पीड़ा थी जो मैंने कुएं के पास देखी थी। अंतिम छोर, घर तक। मैंने धीरे से बुदबुदाया। शांति देवी ने अपनी पतली उंगली से दरवाजा खोलने की ओर इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से, बिना कोई सवाल किए, दरवाजा खोला। कोई नहीं आया, लेकिन मेरी कार की हेडलाइट्स की नीली रोशनी में मैंने देखा, सड़क पर, सीमेंट फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर छोटे छोटे
गीले पैरों के निशान बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शांति देवी और उनके बच्चों का अदृश्य काफिला मेरे आगे चल रहा हो। चलो, शांति देवी की सूखी आवाज पीछे से आई। मैंने गियर डाला और कार को आगे बढ़ाया। 500 मीटर की वो राइड मेरी जिंदगी की सबसे लंबी राइड थी। कार चल रही थी, पर मेरे कान में टायर की आवाज नहीं थी। मेरे कान में था टप 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 की आवाज। 4 छोटे गीले जूते मेरी पिछली सीट के फर्श पर धीमी गति से चलने की आवाज। वो चारों बच्चे कार के अंदर दौड़ रहे थे। मैंने जानबूझकर पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर रियर व्यू मिरर में अब 5 चेहरे नहीं थे। मिरर में सिर्फ कुएं का दृश्य था। अंधेरे में कुएं के मुंह से पानी उबल रहा था, और उस उबलते पानी के बीच से एक काली परछाई तेजी से ऊपर उठ रही थी। वो परछाई मेरी तरफ लहराती हुई आ रही थी। जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। शांति देवी की आवाज में अब एक उतावलापन था। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। 500 मीटर, बस कुछ सेकंड का रास्ता। सीमेंट फैक्ट्री का बंद विशालकाय गेट सामने था। वहां एक गार्ड रूम था, जिसकी पुरानी जंग लगी दीवारें अंधेरे में खड़ी थी। जीपीएस की सफेद लाइन ठीक उस गार्ड रूम के पास जाकर खत्म हुई। मैंने ब्रेक लगाया। शांति देवी ने एक गहरी, सुखद सांस ली। वो सांस मीठी थी। मिट्टी की गंध गायब हो चुकी थी। यहीं पर उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा, "ये मेरा घर है।" वो धीरे से सीट से उठीं। इस बार उनके पैरों की आहट थी। एक ठोस आवाज। शांति देवी और उनके 4 बच्चे दरवाजा खोलकर कार से उतरे। उन्होंने मुझे देखा। उनके चेहरे पर अब शांति थी। "तुम्हारी मां को अब ठंड नहीं लगेगी बेटा, हमारा वादा पूरा हुआ।" उन्होंने दरवाजा बंद किया। गार्ड रूम के दरवाजे पर ताला लगा था। शांति देवी ने धीरे से उस पर हाथ रखा। वो ताला बिना किसी चाबी के टूटकर जमीन पर गिर गया। धम। शांति देवी और उनके बच्चे गार्ड रूम के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, मेरे सामने सीमेंट फैक्ट्री के गेट के ठीक ऊपर लगी एक पुरानी टूटी हुई स्ट्रीट लाइट झिलमिलाकर जल उठी। और उसी पल मेरे फोन पर राइडिंग ऐप पर वो भयानक सफेद मैसेज आया, "अंतिम राइड सफलतापूर्वक पूरी हुई।" मैं वही बैठा रहा। मेरे शरीर में अब जान नहीं थी। मेरी कार की हेडलाइट्स सफेद हो चुकी थी। इंजन एक शांत, सामान्य आवाज दे रहा था। मैंने कार को धीरे से रिवर्स किया और उस जगह से वापस भागा। इस बार मेरे पीछे कोई हंसी नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ रात का सन्नाटा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सीधा मां के कमरे में गया। मां सो रही थी। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। उनकी सांसें सामान्य थी। उनके चेहरे पर वो शांत सुकून था जो मैंने पिछली रात खो दिया था। लेकिन उनके कंबल के बगल में, जमीन पर, मुझे एक छोटा सा सूखा गुलाब का फूल मिला। वो गुलाब का फूल नहीं था, वो एक निशानी थी। शांति देवी की शांति की निशानी। मैं जानता था कि मेरा राज अब एक सच्चाई बन चुका है। मैं आजाद था, पर एक शर्त के साथ। मैं सीमेंट फैक्ट्री के गेट से अपनी कार लेकर वापस भागा, पर इस बार मेरे दिल में डर नहीं था। एक अजीब सी खामोशी और ठहराव था। मेरी मां सुरक्षित थी। शांति देवी और उनके 4 बच्चे, उन्हें अंततः घर मिल गया था। मेरी कार की हेडलाइट्स अब पूरी तरह से सफेद थी और इंजन की आवाज धीमी, सामान्य थी। उस पल मुझे अपनी पुरानी, भरोसेमंद कार से प्यार हो गया था। अब वो मौत की सवारी नहीं थी, वो मेरी मां के जीवन का वाहक बन चुकी थी। मैं सीधा घर पहुंचा। मां गहरी नींद में थी। उनके माथे से पसीना बह रहा था और मैंने धीरे से उनके शरीर पर लगे नम मिट्टी के कणों को साफ किया। वो मिट्टी अब सूख चुकी थी।
उनकी सांसें नियमित थी। उनके चेहरे पर वो भयानक सर्द चमक नहीं थी, बल्कि एक शांत सुकून था। मैंने मां के कंबल के पास पड़े उस छोटे सूखे गुलाब के फूल को उठा लिया। ये शांति देवी की निशानी थी, उनकी शांति की निशानी। मैंने उस फूल को अपने वॉलेट में 15,000 रुपए के ठीक बगल में रख लिया। ये एक भयानक सौदा था, पर यह पूरा हो चुका था। अगले दिन मेरी मां पूरी तरह से ठीक हो गई। उन्हें अब न तो ठंड लग रही थी, नहीं कोई छोटा बच्चा उनसे घर का पता पूछ रहा था। अस्पताल के बिल चुका दिए गए। मेरी जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। लेकिन वो रात, वो जंगल, वो कुआं और वो नीली आंखें, सब मेरी याददाश्त में किसी जलते हुए निशान की तरह छप चुके थे। सबसे बड़ी चुनौती थी मेरा वादा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये कहानी किसी को नहीं बताओगे। ये मेरा और तुम्हारा आखिरी राज होगा। मैंने अपने गले पर हाथ रखा। वो सूखी, सर्द गांठ जो मुझे सच बोलने से रोकती थी, वो गायब हो चुकी थी। मुझे आजादी महसूस हुई। शाम को मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, तुम कुछ थके हुए लग रहे हो। बताओ क्या हुआ था उस प्रीमियम राइड में। मैंने गहरी सांस ली। ये परीक्षा थी। मैंने मुंह खोला और कहा, रात बहुत खराब थी। बारिश हो रही थी और मेरे गले में कोई गांठ नहीं बनी। मुझे कोई ठंड महसूस नहीं हुई। मैं पूरी बात बोल सकता था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। मेरी पत्नी संतुष्ट हो गई। मैं जानता था कि शांति देवी ने मुझे माफ कर दिया था और मुझे बोलने की आजादी वापस दे दी थी। लेकिन मैं उस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफना देना चाहता था। मैंने अपनी कार को धोया, उसकी पूजा की और दोबारा कभी भी रात के 3 बजे के बाद राइड नहीं ली। कई महीने बीत गए। जिंदगी आगे बढ़ गई। मैं दिन में टैक्सी चलाता और शाम को अपने चैनल ज़ारा सी आहट के लिए कहानियां लिखता। पर मेरे दिमाग में हमेशा एक ही कहानी घूमती थी, द लास्ट डिलीवरी। मैंने हर तरह की कोशिश की। मैंने कहानियां लिखी, पर वो सब फीकी थी, क्योंकि जो असली हॉरर मैंने देखा था, वो मैं लिख नहीं पा रहा था। वह राज जो मेरे गले से निकल गया था, मेरी कलम से नहीं निकल रहा था। एक रात मैं अपनी कार के पास बैठा था। मैंने अपने वॉलेट से वो सूखा गुलाब का फूल निकाला। मैं उसे घूर रहा था और तभी मुझे शांति देवी की आवाज याद आई। उनकी अंतिम चेतावनी, वरना मैं फिर आऊंगी और अगली बार तुम ही मेरा घर होगे। मुझे अचानक एहसास हुआ, वो औरत शांत हो चुकी थी, पर वो राज शांत नहीं हुआ था। वो मेरी रूह में बैठ चुका था और अगर मैंने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो मुझे अंदर से खा जाएगा। मेरी मां की तरह मुझे भी इंतजार की सजा मिलेगी। शांति देवी ने मुझसे व्यक्तिगत चुप्पी का वादा लिया था, किसी को न बताने का। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे लिखकर दुनिया को नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे आवाज वापस दी थी, पर शायद इसलिए ताकि मैं उस राज को फैला सकूं। मैंने उस रात टैक्सी चलाना छोड़ दिया। मैंने गुलाब के फूल को अपने सामने रखा और एक नई डायरी खोली। मैंने एक एक करके हर डरावने विवरण को, हर सर्द आहट को, हर नीली चमकती आंख को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आज आप ये कहानी सुन रहे हैं। ये मेरी डिलीवरी है। मैंने इस कहानी को 10 भागों में लिखा। मैंने द लास्ट डिलीवरी, आखिरी राइड शीर्षक दिया। जब मैं ये अंतिम वाक्य लिख रहा हूं तो मेरी कार जो गैरेज में खड़ी है, उसकी हेडलाइट्स अचानक झिलमिलाने लगी है। मैं धीरे से मुस्कुराया। राज अब राज नहीं रहा, ये दुनिया का राज बन गया है। मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी और धीरे से पीछे मुड़ा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, कार पर कोई मिट्टी नहीं थी, पर मेरी डायरी के अंतिम पन्ने पर मैंने देखा सूखे गुलाब का फूल वहां नहीं था। उसकी जगह डायरी पर एक छोटा सा गीला धब्बा था।
ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी से भीगी हुई उंगली से उसे छुआ हो। और उस धब्बे के ठीक नीचे किसी ने लिखा था, तुम्हारी डिलीवरी पूरी हुई बेटा, अब मेरी कहानी सबको बताना।